गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सभी लोग कैसे हो मैम? जल्दी से उपस्थित हो जाइए क्लास में। बाकी लोग उपस्थित हो जाए तो फिर क्लास शुरू किया जाए। तबीयत कैसी है मैम आपकी अब? ठीक हूँ मैं। आप लोग ठीक हैं? हाँ जी मैम। आपको ठंडी देख बढ़ के मैम गई मैं है? और भी ठीक हो गई हूँ। अच्छा अच्छा। ठंडी बढ़ गई है? हाँ जी, बढ़ गई है अब ठंड, क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही है और बताई भी है बारिश होगी 2-4 दिन। अच्छा। ठीक है ठीक है। जी। हाँ, बारिश तो जी। होगी। थोड़ा सा ठंड से सभी लोग बचिएगा, क्योंकि ठंडी जी। बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी। बाकी सभी लोग आ जाए तो क्लास शुरू किया जाता है। जुड़ रहे हैं धीरे धीरे सभी लोग। गुड कल आप इवनिंग लोगों मैम। को गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। मैम कैसी है तबीयत आपकी अब? मैं ठीक हूँ। ओके मैम। और कल आप लोगों को सर पढ़ाए थे तो क्या पढ़ाया गया था? आप लोगों को रूप पढ़ाया गया था ना? यस मैम। हाँ, रूप का वर्गीकरण आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। रेखा का ऊर्जा व प्रवाह पढ़ाया गया होगा। जी मैम। मैम प्लेटो प्लेटो ने रूप को 2 भागों में बांटा, ये सब पढ़ाया था कल सर ने, सापेक्ष रूप, निरपेक्ष रूप वगैरह। तो और कुछ सापेक्ष रूप क्वेश्चन। किसे कहते हैं? जी मैम। मैम सापेक्ष रूप मतलब जैसे प्राकृतिक चित्रण को देखकर जैसे किसी चीज को हूबहू बना देना, मतलब जैसे सादृश्य चित्रण है। बिल्कुल सही। और मैम निरपेक्ष रूप सर ने बताया था कि जैसे जब कलाकार कोई ज्यामिति आकार से, मतलब ज्योमेट्रिकल, जैसे हम प्रकार से कठोर रेखा खींचकर कोई आकृति बनाते हैं मैम, इस तरीके से निरपेक्ष रूप, मतलब उसमें कोई लय नहीं है रेखाओं में। तो उसे क्या कहा जाता है? निरपेक्ष रूप कहा जाता है। निरपेक्ष रूप। और आधुनिक वर्गीकरण को देखा जाए तो रूप जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय होता है और एक सहायक रूप होता है। तो जो आधुनिक वर्गीकरण है, जैसे कि आधुनिक विद्वानों ने वर्गीकरण किया है, तो उन्होंने दो भागों में बताया है, एक सक्रिय रूप बताया है और उन्होंने दूसरा सहायक रूप बताया है। सक्रिय रूप यानी जो आकृतियां हमें प्रभावित करती हैं, जैसे कि आप लोग प्रभाविता अगर पढ़े होंगे, प्रभाविता का सिद्धांत अगर पढ़े होंगे। प्रभाविता का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि मैं कोई दृश्य चित्र बना रही हूँ, उसमें कोई ऐसा चित्र है जो हमारी आंखों को आकर्षित करे। तो मान लीजिए कभी आप जब चित्र देखते हैं, मान लीजिए आप देख रहे हैं किसी भगवान बुद्ध का ही चित्र देख रहे हैं, तो सबसे पहले बीच में भगवान बुद्ध हैं और बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, पेड़ बनाए जाते हैं और बहुत सारे कमल पे उनको दिखाया गया है, उनकी मुद्राएं हैं तो उनके भिक्षा पात्र हैं आदि बनाए जाते हैं। लेकिन जब भी आप देखते हैं तो आपकी दृष्टि क्या होता है? उसका मेन ऑब्जेक्ट पर आपकी दृष्टि दृष्टिपात होती है, आपकी निगाहें जो है सबसे पहले मेन ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। बाद में आपका जो दृष्टि है वो बैकग्राउंड की तरफ जाता है कि उनके बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें रखी गई हैं। इसे ही कहते हैं सक्रिय रूप। यानी जो चित्र में मुख्य भूमिका निभाता है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई चित्र है और उस चित्र में जो चित्र मुख्य भूमिका निभाती है उसे ही सक्रिय रूप कहा जाता है। जैसे कि आप सपोज दैट कोई फिल्म देखते हैं, तो उस फिल्म में आप देखिए जो अभिनेता होता है, तो वो क्या करता है, जो हीरो होता है, हीरो हीरोइन होता है, वो मुख्य रूप से सबसे पहले जब वो डांस करते हैं उनके बैकग्राउंड में और बहुत सारे लोग डांस करते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं तो सबसे पहले आपकी निगाहें हीरो हीरोइन पर पड़ती हैं, क्योंकि वो मेन ऑब्जेक्ट हैं और वही सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और बैकग्राउंड में उनके सहायक के रूप में विभिन्न लोग काम कर रहे हैं। तो इसे ही सक्रिय कहा जाता है। सहायक की बात करेंगे, जो सक्रिय के साथ भूमिका निभाए या उसके बैकग्राउंड में भूमिका निभाए या उसका सहायक के तौर पे जो भूमिका निभाए, उसे ही सहायक रूप कहा जाता है। जैसे कि मैं बताई कि भगवान बुद्ध के बैकग्राउंड में जो भी चीजें बनाई गई है वो सहायक रूप के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए जो रूप है, रूप का प्रभाव। तो रूप के द्वारा बहुत सारे प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जैसे कि बहुत सारे आयताकार रूप बताए गए हैं, त्रिभुजाकार रूप बताए गए हैं, वृत्ताकार रूप बताए गए हैं
अंडाकार रूप बताए गए हैं, उल्टा त्रिभुज रूप बताए गए हैं, मुक्त रूप बताए गए हैं। तो इन सब के बहुत सारे प्रभाव हैं, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे रूप का प्रभाव। अब देखिए, जो रूप का प्रभाव है, यह प्रभाव हम विभिन्न आकृतियों के द्वारा हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप पहला हेडिंग डालेंगे आयताकार रूप। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आयताकार रूप के द्वारा जैसे कि आपसे पूछा जाए कि जो स्थिरता है या एकता है, उसको हम किस रूप के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, तो आप आंसर देंगे आयताकार रूप। याद करने के लिए आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मान लीजिए यह हमारा आयत है। आयत क्या होता है? आयत का मतलब ये होता है कि जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? आयत कहा जाता है। अब देखिए, यह जो हमारा आयत है, यह चारों तरफ एक दूसरों से जकड़ा हुआ है, यानी देखने को मिल रहा है एक दूसरे का। अगर देखा जाए, व्यक्ति हाथ पकड़कर खड़ा हुआ है, तो यह जब व्यक्ति एक दूसरे को पकड़ा रहेगा, तो वो जो है क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर दिखाई देगा, यानी स्थिरता। और दोनों सब में यूनिटी भी दिखाई दे रही है। यूनिटी है तभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, यानी कह सकते हैं एकता। तो आपका जो आयताकार रूप है, उससे स्थिरता, एकता और शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। शक्ति का प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी जो आपका आयताकार रूप है, इसके द्वारा कौन कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? स्थिरता का प्रभाव, एकता, शक्ति आदि का प्रभाव उत्पन्न होता है। किस रूप के द्वारा? स्थिरता आयताकार रूप के द्वारा। तो आपको यह रटने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके एग्जाम में आएगा, तो आप सबसे पहले आयत के बारे में सोचेंगे कि आयत कैसा होता है। तो उसके बाद जब आप आयत के बारे में सोचेंगे, तो आयत क्या है? आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो ये जो आयत हमारा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जितनी भी रेखाएं हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यानी सपोज दैट, अगर हम किसी मानव आकृति की बात करें, वह जो है एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और चारों तरफ से खड़े हैं। इस वजह से स्थिर है, इनमें एकता है, तभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। जहाँ एकता रहती है, वहां पे शक्ति का भी एहसास होता है, वहां पे शक्ति भी होती है। कहते हैं यूनिटी में शक्ति होती है। जब भी आपको कोई प्रदर्शन करना होता है, तो आप जो है यूनिटी में जाते हैं। यूनिटी में जाते हैं तो आप जो है क्या होता है, तो उस शक्ति के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, तो आपकी मांगे जल्दी पूरी होती है। अब उसके बाद बात करते हैं त्रिभुजाकार रूप। त्रिभुजाकार रूप के जो है किन किन प्रभावों को दर्शाती है, तो आप हेडिंग डालेंगे त्रिभुजाकार रूप। त्रिभुजाकार रूप। अब देखिए त्रिभुजाकार रूप क्या क्या प्रदर्शित करता है, और त्रिभुजाकार रूप होता कैसा है। त्रिभुज आपका ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना। त्रिभुज आपका ऐसा होता है। तो अब यह जो आपका त्रिभुज ऐसा है, मान लीजिए आपकी कोई घर है, तो वह घर क्या है कि बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। आप जैसे कि पिरामिड के आकार, पिरामिड जानते हैं, मिस्र का पिरामिड जो है, वह जो पिरामिड है क्या है, सबसे ऊंचा है आपके त्रिभुज के जैसे, ऐसे सीधे गया है पिरामिड। अब ये पिरामिड के द्वारा देखिए क्या क्या हम इससे त्रिभुज के द्वारा क्या क्या प्रभाव दिखाई देता है। तो जहां पे त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब ये होता है कि यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसमें शाश्वत भी दिखाई देगा। शाश्वत,
बहुत ऊंचाई पे है, इसी वजह से सुरक्षित है, यानी सुरक्षा। विकार, आदि का प्रभाव त्रिभुजाकार रूप से दिखाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि त्रिभुजाकार रूप के द्वारा कैसा प्रभाव दिखाई देता है, तो आप सब में शाश्वत रहेगा, स्थिरता रहेगा और स्वतंत्रता रहेगा। लेकिन आपका जो त्रिभुजाकार रूप है वह शाश्वत, सुरक्षा, विकार आदि का प्रभाव उत्पन्न करता है। लिख लीजिए। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, अंडाकार रूप की बात करते हैं कि जैसा कि सर आप लोगों को कल अंडे में आकृति, मानव आकृति की रचना करना बताए थे। जो मानव के चेहरे हैं, चेहरे को एक माप में रचना करने के लिए बताए थे कि मानव का चेहरा एक अंडे में बनाया जाता है। तो जो अंडे में बनाते हैं, बनाया जाता है, चेहरे का सृजन किया जाता है, तो वह चेहरा कैसा लगता है, तो आप लोग देखे भी हो। तो सर ने बनाया था तो वह सुंदर भी लग रहा था। तो यानी जो होता है ये है कि अंडाकार रूप से सौंदर्य सृजन का प्रभाव दिखाई देता है, या कह सकते हैं लावण्य। लावण्य का मतलब होता है सौंदर्य, और सौंदर्य का यानी सृजन का प्रभाव किसके द्वारा उत्पन्न होता है? अंडाकार रूप के द्वारा। क्योंकि जब भी मानव की आकृतियों का निर्माण होता है तो एक अंडे में अगर जब बनाते हैं, एक माप से बनाते हैं, तो आकृतियां बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे अंडाकार रूप। अंडाकार रूप। अब देखिए, जैसा कि मैं बताई, यह रूप लावण्य। लावण्य का मतलब होता है सौंदर्य, कांति भी कह सकते हैं। तो अंडाकार रूप लावण्य यानी सौंदर्य सृजन प्रभाव का प्रभाव उत्पन्न करता है। सृजन का प्रभाव उत्पन्न करता है। समझ में आया? तो हमारा अंडा का रूप कैसे होता है, जिसको भी आप बना लेंगे। एक अंडा बना लेंगे, थोड़ा सा ऊपर में बना रही हूँ। अंडाकार रूप ऐसे होता है। समझ में आया? आप लोगों के समझ में आ रहा है कि नहीं? विनेता जी, समझ में आ रहा है? मैम कुछ कुछ आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा है। बताइए कहाँ पे दिक्कत हो रही है? मैम त्रिभुजाकार से जो आपने शाश्वत, सुरक्षा, विकार ये जो बताए ये समझ में नहीं आ रहे हैं। हाँ, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो शाश्वत का प्रभाव है हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? त्रिभुज के द्वारा, त्रिभुजाकार रूप के द्वारा, अंडाकार रूप के द्वारा, आयताकार रूप के द्वारा, या मुक्त रूप के द्वारा। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या लगाएंगे कि शाश्वत का प्रभाव जो उत्पन्न होता है वह किसके द्वारा होता है? त्रिभुजाकार रूप के द्वारा। तो यानी कहने का मतलब ये है, शाश्वत का मतलब होता है गौरव, और सुरक्षा। सुरक्षा तो आप लोग जान ही रहे हैं कि मान लीजिए, अगर सपोज दैट उदाहरण मैं दे रही हूँ आपको सिर्फ याद करने के लिए कि शाश्वत, सुरक्षा, विकार यह किसके द्वारा दिखाया जा सकता है? यह प्रभाव यह त्रिभुजाकार रूप के द्वारा प्रदर्शित होता है, शाश्वत, सुरक्षा और विकार। ठीक है, अब समझ में आया? जी। ठीक।
जहाँ पे अगर समझ में ना आए तो आप लोग बताइएगा। तो अंडाकार रूप समझ में आया कि नहीं? जी। यस मैम। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप लिखेंगे उल्टा त्रिभुज। उल्टा त्रिभुज अगला है हेडिंग उल्टा त्रिभुज। अब देखिए उल्टा त्रिभुज जो है इसके द्वारा क्या प्रदर्शित होता है। तो इसके द्वारा मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसे उल्टा लटका दिए जाए तो कैसा लगेगा उसे? किसी व्यक्ति को जब उल्टा लटका दिया जाए तो उसे मैम अशांति हो जाएगी। चमगादड़ के समान। हाँ, तो उसे अशांति हो जाएगी, तो उसके शरीर में परिवर्तन भी हो जाएगा। यस परिवर्तन मैम। होगा कि उसका पैर ऊपर हो जाएगा, सिर नीचे हो जाएगा। मैम और जो भूत है, लगेगा। हाँ, तो यानी कहने का मतलब ये है कि उल्टा त्रिभुज जो है वह अशांति एवं परिवर्तन का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो आप लोग लिखेंगे उल्टा त्रिभुज अशांति और परिवर्तन का प्रभाव उत्पन्न करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हमें अशांति दिखाना है तो हम किस रूप द्वारा दिखाएंगे? आपसे पूछा जा सकता है त्रिभुजाकार रूप, उल्टा त्रिभुज रूप, अंडाकार रूप। तो आप क्या लगाएंगे? अशांति हम किसके द्वारा दिखा रहे हैं? जो हमारा उल्टा त्रिभुज रूप है उसके द्वारा हम अशांति को दिखाया जाता है। पूछा जाए कि परिवर्तन किसके द्वारा किस रूप के द्वारा परिवर्तन दिखाया जाता है? तो उल्टा जो त्रिभुज रूप होता है उसके द्वारा परिवर्तन को दिखाया जाता है। अब आप हेडिंग डालेंगे मुक्त रूप। मुक्त रूप यानी किसी चीज का दबाव नहीं है, एकदम स्वतंत्र है ना। कहते हैं कि हिंदी मुक्त के कई अर्थ होते हैं। हिंदी में मुक्ति के कई अर्थ होते हैं। एक मुक्त का मतलब होता है कि एकदम जो है मुक्ति पा जाना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। एक का होता है कि एकदम समझ जाए जब व्यक्ति मर जाता है तब उसे हर चीज से पूरे सांसारिक मोह को त्याग देना। एक मुक्त का मतलब ये होता है। एक मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र होना, यानी जब व्यक्ति मर जाता है तभी भी स्वतंत्र हो जाता है। उसके ऊपर उसको खुद नहीं पता होता है कि क्या मेरे साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ मुक्त रूप की बात हो रही है और फ्री फ्रॉम की बात हो रही है। फ्री फ्रॉम का फॉर्म का मतलब ये होता है कि स्वतंत्रता, यानी हम इधर फ्री हैं, कैसा भी हम रूप का निर्माण कर दे रहे हैं, कैसे किस तरीके से बना दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर है, हम स्वयं स्वतंत्र हैं। तो आपसे यह भी पूछा जाता है स्वतंत्र रेखांकन कौन करता था? बताइए आप लोग, कल सर पढ़ाए थे। मैम कैंडेंस्की। कांस्की कैंडेंस्की यस मैम, कल बताए थे सर। करते थे। अब आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाले हैं मुक्त रूप। मुक्त रूप के द्वारा स्वतंत्रता को दिखाया जाता है। स्वतंत्रता का प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी मुक्त रूप के द्वारा किसका प्रभाव उत्पन्न होता है? स्वतंत्रता। तो आपसे पूछा जा सकता है स्वतंत्रता को हम किस रूप के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं?
तो आपसे क्वेश्चन रहेगा मुक्त रूप, त्रिज्याकार रूप, अंडाकार रूप या वृत्ताकार रूप। तो स्वतंत्रता हम किसके द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं? स्वतंत्रता हम किसके द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं? मुक्त रूप के द्वारा स्वतंत्रता को प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए यह तो रूप था कि रूप का प्रभाव था, और उसके बाद देखिए आगे चल के हम पढ़ाएंगे कि जो नारायण मुनि द्वारा रचित चित्र सूत्र है, चित्र सूत्र में 5 प्रकार के रूप को बताया गया है, या कह सकते हैं 5 प्रकार की आकृतियों को बताया गया है। हंस, भद्र, मालव्य, रोचक और सशक्त। ये जो 5 आकृतियां हैं, 5 नाम दिया गया। 5 आकृतियों का हंस नाम दिया गया, भद्र नाम दिया गया, मालव्य नाम दिया गया, रोचक दिया गया और सशक्त दिया गया। लेकिन आज अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है शुरू से लेकर अंत तक, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं पूछा गया है। बस ये पूछा गया है कि नारायण मुनि द्वारा रचित चित्रसूत्र में कितने प्रकार की आकृतियों का उल्लेख हुआ है। तो 5 प्रकार की आकृतियों का उल्लेख हुआ है। और महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में कुल 11 प्रकार 19 प्रकार के रूप भेद बताए गए। रूप अलग है और रूप भेद अलग है। रूप का मतलब होता है किसी वस्तु की आकृति या आकृति से होता है, लेकिन भेद का मतलब होता है भेद, यानी जो आकृति है उसमें भिन्नता। भेद का मतलब भिन्नता, रूप का मतलब आकृति, यानी आकृतियों में भिन्नता से है रूप भेद। ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग मैं क्वेश्चन कर रही हूँ अभी तक जितना मैम 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 जो नग्नजीत है उनके, वो भी तो लेखक है ना चित्रसूत्र के? हाँ, हाँ, हाँ। और ये भी हैं जो आप बता रहे हो? नहीं, चित्र सूत्र के लेखक चित्र जी, लक्षण के नग्नजीत। लेखक, चित्र लक्षण के लेखक नग्नजीत है जी। चित्र सूत्र के नारायण मुनि है। चित्रसूत्र के नारायण मुनि है। हाँ, चित्र लक्षण। मैम चित्रसूत्र ही तो लिखवाया है नग्नजीत के लेखक आपने, किसी और कोई और भी बताओ प्लीज, मैम ने क्या लिखवाया है? कामसूत्र वात्सायन बताया था ना, कामसूत्र। कामसूत्र वात्सायन। यस मैम, पाणिनि की जो बुक थी। वो तो पाणिनि, अष्टाध्याय है पाणिनि की बुक। हाँ, देखिए जो और मैम चित्र सूत्र की रचना, सुनिए पहले मेरी बात। चित्र सूत्र की रचना नारायण मुनि ने किया था, चित्र लक्षण की रचना नग्नजीत ने किया था। ठीक है। चित्र लक्षण, मैम मैं फिर करेक्ट कर लेती हूँ, करेक्शन कर लेती हूँ। और मैम कामसूत्र के रचयिता वात्सायन थे ना, कामसूत्र के। हाँ, कामसूत्र के लेखक वात्सायन। हो सकता है कि आपके नाम से वीडियो थोड़ा सा कट रहा था, कहीं भी चलिए आप लोग क्वेश्चन बताएंगे। किसी चित्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाले को क्या कहा जाता है? अभी बताई हूँ। आंसर दीजिए आप लोग। किसी चित्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाले को क्या कहा जाता है? नहीं पता? नायक। हम बताया तो था। सहायक रूप। अल्सायक। सहायक नहीं, सक्रिय रूप कहा जाता है। यानी जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? सक्रिय रूप कहा जाएगा। और जो मुख्य भूमिका नहीं निभा रहे हैं, सहायक के रूप में काम कर रहे हैं, तो उन्हें सहायक रूप कहा जाता है। चलिए बताइए, एक इम्प्रेशन का संबंध किस रूप से है? बताएंगे आप लोग। लिखाया गया है कि नहीं? वृत्ताकार रूप नहीं लिखा गया है? नहीं मैम। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख लीजिए। आप लिखेंगे इम्प्रेशन का संबंध। इम्प्रेशन का मतलब होता है आकर्षण। इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है? आकर्षण। हिंदी में कहेंगे इम्प्रेशन, इंग्लिश में कहेंगे।
मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आप लोग अपना वॉइस बंद कीजिए, आवाज क्लियर आएगी। प्रश्न चलिए देखिए, जो मैं बता रही हूँ, इम्प्रेशन का संबंध किस रूप से होता है, आपको मैं लिखा रही हूँ। इम्प्रेशन का संबंध जो आपका आएगा ऐसे ही हिंदी में लिख के आएगा, लेकिन जो शब्द रहेगा वह इंग्लिश का रहेगा। ब्रैकेट में लिख लेंगे आकर्षण। इम्प्रेशन का मतलब होता है आकर्षण। इम्प्रेशन का संबंध किस रूप से है? तो यह आपका है वृत्ताकार रूप। वृत्ताकार रूप लिख लीजिए। एक और लिखेंगे, स्थिर स्थिर मुखाकृति। स्थिर मुखाकृति किसके समान होती है? इंपॉर्टेंट है। अंडाकार रूप के समान होती है। अंडाकार रूप आपका आंसर है। इतना हो गया। चलिए आप लोग बताएंगे, एकता का प्रभाव किस रूप से उत्पन्न होता है? आंसर बताइएगा आप लोग। आयताकार। आयताकार रूप से। आयताकार। किसी आकृति की समानता क्या प्रकट करती है? आंसर बताएंगे। मैं लिखा भी चुकी हूँ। किसी आकृति की समानता क्या प्रकट करती है? मैम मतलब किसी आकृति की समानता मतलब क्या? हाँ, आयताकार। मैम सादृश्य के बारे में क्या बताया गया है? यानी हूबहू चित्रण बताया गया है। किसी कोई आकृति है, जैसा है वैसे ही उसको चित्रित कर देना, यानी समानता, उसके समान। जैसी थी आकृति, बस उसी के समान ही चित्रित कर देना या हूबहू चित्रित कर देना, क्या कहलाता था? सादृश्य कहलाता था। तो आप लिख लेंगे, किसी वस्तु की, या किसी लिख सकते हैं कि किसी आकृति की समानता क्या प्रकट करती है? किसी आकृति की समानता क्या प्रकट करती है? तो आप लिखेंगे आंसर सादृश्य। क्लासे में आप लोगों को बहुत आराम से लेकर चल रही हूँ। जहाँ पे ना समझ में आएगा आप बताइएगा, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा आप अपने 10 क्वेश्चन भी लिखेंगे, और जो इसके पहले 10 क्वेश्चन लिखा गया है, याद है कि नहीं आप लोगों को? हाँ जी। यस मैम याद।
अच्छा, बताइए। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। यह कथन किसका है? बताएंगे आप? रस्किन। मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किसकी पुस्तक है? आरती बताइए आप। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट, बिल्कुल सही। और बताएंगे। हाँ, मैं एक चीज आप लोगों को उस दिन लिखाई थी, भारतीय चित्रकला लिखाई थी ना, तो वहां पे मैं दिमाग में नहीं आया मुझे लिखाना, वो इंडियन आर्ट नहीं लिखाना चाहिए था मुझे, इंडियन पेंटिंग लिखाना चाहिए था। यानी चित्रकला का मतलब होता है चित्रकला, यानी पेंटिंग। आर्ट लिखवा देंगे तो उसमें थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लीजिएगा। भारतीय चित्रकला में लिखवाई थी, उसका मैं लिखवा दी थी फोकट में। इंडियन आर्ट लिखवा दी थी, लेकिन वहां क्या रहेगा, इंडियन पेंटिंग रहेगा। ओके मैम। मैं बाद में देखी, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ा था, मैं बाद में देखी, उसको पढ़ी तो कला का मतलब हो जाएगा, जब भारतीय कला हो जाएगा तो वो तुरंत आंसर चेंज हो जाएगा, उसके हो जाएंगे बीसी अग्रवाल हो जाएंगे। यानी जो भारतीय, यहाँ पे आप लिख सकते हैं भारतीय चित्रकला, तो इसको इंडियन पेंटिंग बना लीजिएगा। जिसके रचनाकार कौन है बताएंगे आप लोग? इंडियन पेंटिंग किसकी? मैम पर्सी ब्राउन, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे एक और पुस्तक है भारतीय कला, इसको कहेंगे इंडियन आर्ट। भारतीय कला किसकी पुस्तक है? नहीं पता होगा तो आप लोग लिख लीजिए, वासुदेव शरण अग्रवाल की पुस्तक है। वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी किसकी पुस्तक है? वासुदेव शरण अग्रवाल की पुस्तक क्या है? भारतीय कला। ठीक है, लिख लीजिए। अब आप लोग बताएंगे, भारत की ऐसी कौन सी गुफा है जो समुद्र के चारों तरफ से घिरी हुई है? किसी को पता है? नहीं मैम। भारत की मैम एलिफेंटा गुफा है। हाँ, एलिफेंटा। कौन सी गुफा है? जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। यह आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। जो 10 क्वेश्चन है अलग से, उसके लिए है भारत की कौन सी गुफा है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है? तो वह है आपका एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा, ठीक। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका है कि विशुद्ध मग्न किस धर्म का ग्रंथ है? आप लोगों को पता है कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन, विशुद्ध मग्न किस धर्म का ग्रंथ है? थोड़ा सा आप लोग बताएंगे, किसी को पता है? अंकित, आपको पता है? नहीं मैम। आप देंगे आंसर, बौद्ध धर्म। किस धर्म का ग्रंथ है?
बौद्ध धर्म, यानी जो विशुद्ध मग है वह किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, लिपटवा चित्रण किससे संबंधित है? तीसरा क्वेश्चन, लिपटवा चित्रण किससे संबंधित है? लिपटवा चित्रण किससे संबंधित है? तो यह जो लिपटवा चित्र है यह फिरका से संबंधित है। आंसर रहेगा फिरका। अब अगला क्वेश्चन है, रसानुभूति किस शास्त्र में व्यापक प्रमाण मिलता है? चौथा क्वेश्चन है, रसानुभूति का व्यापक प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? किसी को पता है? रसानुभूति का व्यापक प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? जी? ऋग्वेद। नहीं, रसानुभूति यानी रस। रस जो रस बताया गया है, जो 8 रसों को बताए हैं भरत मुनि, तो भरत मुनि की जो पुस्तक है सबसे पहले इन्होंने रसों ग्रंथ की बात हो रही है। रस का प्रमाण जो मिलता है वह आपको प्रमाण मिलता है वेदों में मिलता है, लेकिन यहाँ पे किसका बात हो रही है? रसान ग्रंथ की बात हो रही है। ग्रंथ आपसे पूछा जा रहा है कि रसानुभूति का प्रमाण किस ग्रंथ में सबसे पहले मिलता है। क्या आपसे पूछा जा सकता है कि रस का प्रमाण सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो ग्रंथ की बात हो रही है। तो ग्रंथ देखा जाए तो जो पूरा भारतीय पुस्तक है, यानी नाट्य शास्त्र पुस्तक है, जो भरत मुनि द्वारा रचित पुस्तक है नाट्य शास्त्र, उसमें 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है। और रस की उत्पत्ति भाव से होती है, भावों का वही उल्लेख है इन्होंने किया है भरत मुनि ने, और उन्हीं भावों से ही रस की निष्पत्ति होती है। तो जो हमारा रसानुभूति का सिद्धांत है, यानी जो रसानुभूति का व्यापक प्रमाण है, तो वह किसमें मिलता है? तो वह जो है नाट्य शास्त्र में मिलता है। तो आप लिखेंगे नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र होगा आंसर। मैम हम कंफ्यूज हो गए। ग्रंथ का वो सुन के ना। हाँ, नाट्य शास्त्र, ठीक है। आंसर हो गया आपका नाट्य शास्त्र। अब आपका पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, सौंदर्य क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी क्वेश्चन मैं लिखवा रही हूँ सभी क्वेश्चन कहीं न कहीं आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। सौंदर्य क्या है? किसी को पता है? नहीं पता? थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाएंगे। मैम बाह्य सौंदर्य की आंतरिक अनुभूति, यहाँ बाह्य और आंतरिक की नहीं बात सौंदर्य। देखिए, सौंदर्य का मतलब ये होता है, मैं समझ रही हूँ कि थोड़ा सा आपको बताने में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि आप बाह्य और आंतरिक में कंफ्यूज हो रही हैं। जैसा कि जो आंतरिक सौंदर्य है वो हमारा भाव के द्वारा प्रदर्शित होता है, जो बाह्य सौंदर्य है वो हमारे जो है चेहरे पे कैसा एक्सप्रेशन है उसके द्वारा प्रदर्शित होता है। यानी अब देखिए, जो बाह्य सौंदर्य है तो आप बाहर से देखेंगे ना कि बाहर से कैसा व्यक्ति सुंदर है, तो उसका जो बाहर से आप कैसी अनुभूति करेंगे कि इसके या उसके रूप पर जाएंगे कि उसका रूप सुंदर है, बाहर से आप यही देख सकते हैं ना।
और अंदर वैसे देखा जाए तो उसका जो आंतरिक सौंदर्य है वह भाव के द्वारा आता है। लेकिन अब उसका सौंदर्य, वो जो भाव है, आप ये भी कह सकते हैं ना कि वो स्वभाव से ठीक नहीं है। क्यों क्यों आप कहते हैं? क्योंकि उसके जो आप भाव को देख रहे हैं, उसका जो बातचीत करने का लहजा है, जो बातचीत करने के तरीके हैं, उसको आप देख रहे हैं। उसको देखने के बाद आप क्या कह रहे हैं? ये व्यक्ति ठीक नहीं है, यानी यह व्यक्ति सुंदर नहीं है ना। तो उसको जो है, उसको देख कर आप कह रहे हैं, यानी ऊपर से उसका जो एक्सप्रेशन आ रहा है, उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है, उसे देख के आप कह रहे हैं कि नहीं, यह जो है व्यक्ति सही नहीं है, इससे बातचीत करना ठीक नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति स्वभाव से अच्छा नहीं है। तो यानी सौंदर्य का मतलब ये होता है कि सौंदर्य क्या है। अब ये कैसे आप देख रहे हैं? आपको कुछ ना कुछ आभास हुआ होगा ना। तो सौंदर्य हमारा जो होता है, यानी कह सकते हैं सौंदर्य एक रसों के द्वारा हम सौंदर्य को समझ सकते हैं। यानी रस की उत्पत्ति जो हुई है, जैसे कि मैं बताई हूँ कि रसों का संबंध जो है वह भाव से है, चाहे वो हमारा हास्य रस हो, चाहे करुण रस हो, या श्रृंगार रस हो, कोई भी रस है और अद्भुत रस हो, तो उसकी जो उत्पत्ति हुई है रस की हमारा, तो वो किसके द्वारा निकलता है? रस वो भाव के द्वारा होता है। तो भाव, जब हम रस की निष्पत्ति होगी, यानी हम हंसेंगे, तो जब तक हंसेंगे कब? जब हमारा आंतरिक जो है, अंदर से हमको कुछ न किसी चीज की अनुभूति होगी, अच्छी फीलिंग होगी, तभी जाके वो हमारे चेहरे पर दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब ये है, सौंदर्य का मतलब ये है कि सौंदर्य एक रस निष्पत्ति है। पूछा जाए सौंदर्य क्या है, तो सौंदर्य क्या है? रस निष्पत्ति है। यानी सुंदरता हमारे रसों के द्वारा प्रतीत हो रहा है जब हम हंस रहे हैं, या हमारे चेहरे के द्वारा प्रतीत हो रहा है, जो हमारा भाव है, भाव के द्वारा ही वह प्रतीत हो रहा है। तो यानी कह सकते हैं कि जो रस क्या है, तो रस क्या है, वो सौंदर्य क्या है, तो सौंदर्य क्या है? रस निष्पत्ति। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, चित्र में रस 9 होते हैं परंतु भाव कितने होते हैं? चित्र में रस 9 होते हैं, यानी 9, परंतु भाव कितने होते हैं? बताइए आप लोग। मैम भरत मुनि के अनुसार भाव 49 प्रकार के होते हैं। हाँ 49। बिल्कुल। यानी जो भाव होते हैं, भाव टोटल कितने होते हैं? 49 होते हैं। 49। हाँ, 33 संचारी भाव होता है, 8 सात्विक भाव होता है, और 8 जी, स्थायी भाव। स्थाई भाव। हाँ, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, द्वंदात्मक सिद्धांत किस सौंदर्य शास्त्री का है? अगला क्वेश्चन, द्वंदात्मक सिद्धांत, द्वंद्वात्मक सिद्धांत किस सौंदर्य शास्त्री का है? कोई बताएगा किस सौंदर्य शास्त्री का है द्वंदात्मक सिद्धांत? यह जो सिद्धांत है हीगल ने दिया है, हीगल। और हीगल की मैं परिभाषा भी बताई थी कि हीगल की जो परिभाषा थी, कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। अब उसके बाद जो 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्या है? कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण क्या है? कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण क्या है? कोई बताएगा?
कलाकारी की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण क्या है? दिमाग लगाने की बात है, आंसर सबको पता है, थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। आंसर सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में यही होता है कि आपको को आंसर पता होते हुए भी आप क्वेश्चन को नहीं मैम कर पाते। ऑप्शन दीजिए। मैम स्वतंत्र रेखांकन होता है क्या? यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या बात हो रहा है? पूरा चित्र बन चुका है, यानी मान लीजिए अब मेरे अंदर क्या है कि थोड़ा सा मैं दृश्य चित्रण के बारे में अगर सोच रही हूँ, मान लीजिए कि अगर क्या बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा ऊपर, आप लोग ये इसको कर लिए हैं, देखिए अब इसमें क्या है समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी अब समझ जाइए कि मेरे ही अंदर अगर कुछ चल रहा है, मेरे अंदर चल रहा है कि मैं आलेखन बनाऊं। आलेखन बनाने के लिए हमें जो है कुछ तथ्यों को पता होना चाहिए कि कमल का फूल कैसे होता है, कैसे नहीं होता, वो हमारे अंदर पता होना चाहिए, हमको हमारे दिमाग में होना चाहिए कि कमल का फूल ऐसे होता है, तभी जाके हम उसको बना रहे हैं। मान लीजिए कि ये क्या हुई, हम पूरे उसके पूरे चित्र को बना दे रहे हैं। कमल का फूल अगर हमको बनाना है तो हम पूरे चित्र को बनाएंगे, कमल के फूल को अच्छा सा बना देंगे। कमल के फूल को बनाने के बाद हम आलेखन तैयार कर दिए, हमारा चित्र क्या हो गया, पूरा हो गया। तो मान लीजिए जो हमारा चित्र पूरा हुआ, अब हमारा चित्र बन के कंप्लीट हुआ, तो ये जो पूरा चित्र बन के कंप्लीट हो गया, तो इसे ही क्या कहेंगे अब बताइए? ये क्या है? हमारी कला है ना, ये हमारी कला है कि बात समझ में आया? हमारे अंदर कला था, इसीलिए हम बनाए थे, बना दिए। तो ये क्या है? ये हमारी कला है ना। तो यानी कोई भी कलाकार है, चाहे आप हैं चाहे कोई भी व्यक्ति है, वह अनुभूति से परिपूर्ण कर दे रहा है चित्र को, उसकी क्या है, उसकी वह क्या है, कला है भाई। आंसर दीजिए, कला। ओ मैम, इतना सिंपल सा वर्ड ना, टफ लग रहा था। टफ लग रहा था ना? देखिए कितना घुमाने वाला है। कितना सरल क्वेश्चन है। ऐसे मैम आज कंफ्यूजन हो रही है, जी कंफ्यूजन मैम बहुत हो रही है। कंफ्यूजन हो गई। देखिए वही चीज मैं आपको बार बार ले जा रही थी, मैं बार बार बोल रही थी कि इसको मैं अगर बना रही हूँ, या भी हमारी ये कला है ना, तभी तो मैं बना रही हूँ। हमको पता ही नहीं होता कि कमल का फूल कैसे बनता है, तो हम कैसे बना पाते हैं? मैम ये पहली पहली क्वेश्चन एक पहेली है, इसी तरीके से पहेली आपके एग्जाम में आता है। जो आपको आते हुए क्वेश्चन यही पहेली आप नहीं कर पाते हैं। समझ में आई बात? मैम ऑप्शन होता तो शायद लगा सकते थे सोच के। गलत भी लगा सकते थे ना, ऑप्शन भी उसी तरीके से दे दिया जाता है कि सारे ऑप्शन मिलते जुलते रहते हैं ना। यस ऐसे मैम। जी ऑप्शन मैम। दे दिया जाता है कि सारे ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कलाकार की अद्भुत से परिपूर्ण चित्रण क्या कहलाता है? कला कहलाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, लेकिन इनका मैं नाम लिखा दे रही हूँ। 8 और 9वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? ये जो कलाकार है इनका नाम है पी राजीव नयन। इनका क्या नाम है? पी राजीव नयन। या उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं
पी राजीव नयन। और अगला क्वेश्चन है, पोम्पई किस लिए प्रसिद्ध है? पोम्पई, नाम भी अजीब है। पोम्पई किस लिए प्रसिद्ध है? नाम सुने हैं आप लोग? नाम सुने हैं? जी मैम। नहीं। मैम पहली बार सुन रहे हैं। भित्ति चित्रण के लिए। पोम्पई भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रण के लिए पोम्पई प्रसिद्ध है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कला नाम प्रवरम, प्रवर चित्रम सूक्ति किस ग्रंथ का है? प्रवर चित्रम। मैम चित्रसूत्र। सूक्ति किस ग्रंथ का है? नहीं। मैम विष्णु धर्मोत्तर पुराण। है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण। मैम ये मार्कंडे मुनि द्वारा रचित की गई थी ना, विष्णु धर्मोत्तर। हाँ, मार्कंडेय मुनि द्वारा रचित पुस्तक विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जिसमें इस सूक्ति का उल्लेख किया गया है, कला नाम प्रवर चित्रम। ठीक है, ये आपके 10 क्वेश्चन थे। अब कल आप लोगों को रंग के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, बाकी समझ में आया सभी लोगों के? जी मैम। देखिए, जो हमारी ऑफलाइन की क्लास होती है, और ऑफलाइन के जैसा ही मैं प्रयास कर रही हूँ ऑनलाइन में भी देने के लिए, ताकि आप लोगों के अच्छा से समझ में आए। ठीक है, मेहनत कीजिए आप लोग भी, और जितना डेली पढ़ाया जा रहा है उतना अगर आप पढ़ेंगे, आपका फिर भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। यस मैम। जी मैम। ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम।